नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मिशन 350 की। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 350 सीटों का लक्ष्य रखा है। 2019 के चुनाव में भाजपा 303 सीटों पर जीती थी। इसका मतलब है कि वो 47 अतिरिक्त सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के इस बार चुनाव में उतरेगी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़े थे तो भाजपा 284 सीटों पर जीती थी। अगले चुनाव में 5 साल के बाद उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई और भाजपा ने 303 सीटें जीती। इस बार 350 सीटों का लक्ष्य है। अब सवाल है कि ये 350 सीटों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। भाजपा किन राज्यों में अपनी सीटें बढ़ने की संभावना देख रही है, या भाजपा कैसे इस भरोसे में है कि वो पिछली बार जितनी सीटें जीती हैं उनमें से हारेगी नहीं। इसका संकेत भी भाजपा ने जो 350 का लक्ष्य तय किया है उसकी तैयारी के समय ही भाजपा ने एक तरह का यह संकेत दिया है कि वो कहां अपनी सीटें किस तरह से बचाना चाहती है, कहां नई सीटें जीतना चाहती है और कहां विपक्ष का सारा गणित जो वो अभी सारी अपोजिशन की पार्टी बैठा रही है उनको बिगाड़ना चाहती है। भाजपा ने सबसे पहले उन 144 सीटों पर विचार किया है जहां पिछले चुनाव में वो हार गई थी। इन 144 सीटों पर मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी। मंत्रियों की कमेटी ने उन सारी सीटों का दौरा किया, उन सारी सीटों से फीडबैक ली और उसके बाद पार्टी आला कमान के सामने वो फीडबैक रखी। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ने बैठ करके और कोई 5 घंटे लगातार मंथन किया और उन 144 सीटों पर विचार किया, मंत्रियों की फीडबैक पर विचार किया कि इन सीटों पर कैसे हारे थे और कैसे जीतेंगे। इस विचार मंथन के दौरान पार्टी ने तय किया कि इसमें से 50% से ज्यादा सीटें जीतनी है, यानी उन 144 सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें जीतनी है। अमित शाह ने अपनी पार्टी के सारे मंत्रियों को टास्क भी दिया। उन्होंने कहा भी कि उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए काम करें कि पार्टी कैसे इन 144 सीटों में कम से कम आधी सीटें जीतेगी। उन्होंने बताया कि 2014 के चुनाव में जहां जहां बीजेपी हारी थी, अगले चुनाव में यानी 2019 में उनमें से 30% सीटें बीजेपी ने जीत ली। इसका मतलब जो 5 साल बीजेपी ने मेहनत की 2014 से 2019 के बीच में, तो वो 30% सीटें जीती जो हार गई थी। इस बार उसको बढ़ा करके टारगेट 50% का किया गया है, 144 में से 50% जीतने का। अब ये कैसे होगा, इसकी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने अपनी डिस्कस की होगी, लेकिन वो अभी पब्लिक में नहीं आई है। अब सारे मंत्री उसके अभी फिर दोबारा से उन सीटों पर जा रहे हैं जहां बीजेपी हारी है, और बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है, कितने बारीक तैयारी कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीजेपी ने एक लक्ष्य तय किया है कि अगले चुनाव में 2024 में शरद पवार को उनके गढ़ बारामती में हरा देना है। बारामती से शरद पवार खुद जीतते थे और अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले वहां से एमपी हैं। तो पार्टी बीजेपी ने ऐसी बारीक रणनीति बनाई है कि तमाम बड़े नेताओं को उनके क्षेत्र में घेरना है। वो सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी उनको जीतना है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 तारीख से 24 तारीख तक, 22 से 24 सितंबर तक बारामती में डेरा डालेंगी। वो वहां की एक एक चीज, वहां एक एक वर्कर से मिलेंगी और एक एक चीज का आकलन करेंगी कि कैसे बीजेपी वहां जीत सकती है। तो इन 144 हारी हुई सीटों पर इस तरह से इतनी बारीकी से बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। पर मुश्किल यह है कि ज्यादातर सीटें ऐसे राज्यों में हैं, ऐसे इलाकों में हैं जहां बीजेपी का पुराना आधार नहीं रहा है। बीजेपी उन राज्यों में कैसे जीतेगी इसका अंदाजा अभी नहीं लग पा रहा है। अभी तक की जो स्थिति है उससे लग रहा है कि बीजेपी वहां जीत नहीं पाएगी। जहां जो बीजेपी पिछली बार 144 सीटें हारी हैं उनमें 80 सीटें सिर्फ 4 राज्यों की हैं। आधे से ज्यादा सीटें सिर्फ 4 राज्यों में हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सारी सीटें हार गई थी। केरल की 20 सीटें हैं, 5 सीटों पर उसकी 2 सहयोगी पार्टियां लड़ी थी और 15 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और सारी सीट बीजेपी हार गई थी। उसको 13% के करीब वोट आया था, लेकिन वो अधिकतम वोट प्रतिशत है। विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत और कम हो गया और विधानसभा में भी खाता नहीं खुल सका, जो विधानसभा का चुनाव 2021 में हुआ था। तो 2019 में बीजेपी ने लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो 13% वोट मिले थे और 15 सीटों पर लड़के एक भी नहीं जीत पाई थी। विधानसभा में उसका परफॉर्मेंस उसका खराब हो गया। तो फिर उन 15 सीटों में से कैसे, अगर आधी माने या 30% भी माने, तो कैसे जीतेगी 5 सीट या 4 सीट या 8 सीट बीजेपी। केरल में इस तरह की राजनीति होती है जहां बीजेपी अभी अपना कोई असर नहीं बना सकी है, इसलिए यह लक्ष्य वहां पूरा होना मुश्किल है। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश।
बीजेपी वहां की सभी 25 सीटों पर लड़ी थी और सारी सीटों पर हार गई। सबसे हैरानी की बात है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिला। उसके पहले बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम के साथ लड़ती थी, चंद्रबाबू नायडू के साथ तालमेल था। तो 2014 के चुनाव में बीजेपी को वहां 8% से ज्यादा वोट आए थे, लगभग 9% वोट आया था। लेकिन जब वो अकेले लड़ी, 25 सीटों पर लड़ी, तो उसे 1% से कम वोट मिला, 0.96% बीजेपी को वोट आया। 8.5% के 8.54% के करीब वोट उसने गंवा दिए अपने। तो ये बड़ा नुकसान हुआ था। अब कैसे बीजेपी ये सोच रही है कि वो इतना गेन कर लेगी कि 25 सीटों पर जीतने की स्थिति में आ जाएगी, कम से कम आधी सीटों पर, 12 सीटों पर, या 30% भी माने तो कैसे वो 8 सीटें जीत पाएगी, जब उसका वोट प्रतिशत इतना खराब हो गया पिछले चुनाव के मुकाबले। इस चुनाव में 2019 में जब पूरे देश में उसकी सीटें बढ़ रही थी, तो वहां उसकी सीटें खत्म हो गई। जो वो 2 जीती हुई सीटें थी वो भी हार गई और उसका वोट प्रतिशत 7.5% कम हो गया, वोट गायब हो गया उसका। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की भी जो अभी स्थिति है, अगर बीजेपी वहां टीडीपी के साथ तालमेल नहीं करती है या कोई दूसरा तालमेल नहीं करती है, जिसके संकेत अमित शाह की पिछली हैदराबाद यात्रा में मिले थे, वो कई तेलुगु सुपरस्टार सितारों से मिले थे और वो एक चल रहा था कि एनटीआर जूनियर से उनकी मुलाकात के बाद एक था कि वो तालमेल बीजेपी करेगी। तो बीजेपी अगर तालमेल नहीं करती है तो आंध्र प्रदेश में भी उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। ये बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदों का राज्य है। बीजेपी को पिछली बार यहां छप्पर फाड़ वोट मिले थे और सीटें भी मिली थी। यहां की 42 सीटों में से 18 सीट पर बीजेपी जीती और 24 सीटें हार गई थी। लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वोट प्रतिशत में सिर्फ 3% का अंतर था। 43% से कुछ ज्यादा वोट टीएमसी को मिले थे और बीजेपी ने 40% वोट हासिल किए थे। दोनों की सीटों में टीएमसी को 23 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। तो ये जो 3% वोट का अंतर है, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हुआ 2021 में, तो वो अंतर बहुत बढ़ गया और बीजेपी 77 सीटों पर आ गई, तृणमूल कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटों पर पहुंच गई, 214 सीटों पर चली गई थी। लेकिन अगर लोकसभा के ही आंकड़ों के हिसाब से करें तो वो 3% का अंतर है। यहां बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि वो उस अंतर को कम करके अपनी सीटें बढ़ा सकती है। ये बहुत संभव है, ऐसा हो सकता है। जिस स्तर का ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में होता रहा है, पिछली बार देखने को मिला है, और जितनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, अगर उसके बरक्स लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर ध्रुवीकरण होता है, तो बीजेपी यहां अपनी सीटें बढ़ा सकती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ भी, अगर आप दूसरी तस्वीर भी देखें, अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का दांव चलती हैं और बांग्ला अस्मिता का कार्ड खेलती हैं, यह प्रचार होता है कि पहला बंगाली प्रधानमंत्री बनाना है दिल्ली में, तब तस्वीर उलट भी सकती है, तो बीजेपी अपनी सीटें गंवा भी सकती है। लेकिन यहां तलवार की धार पर है मामला। चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 16 सीटों पर हारी है, दूसरे नंबर पर है ये 16 सीटों पर। तो उसको इस बार उन 16 सीटों को, बीजेपी की ये योजना है कि जो पिछली बार वो जितनी सीटें जीती है, इस बार उससे ज्यादा सीट जीतनी है उसको। जैसे 2014 का परफॉर्मेंस उसको दोहराना है। 2014 में 73 सीटें जीती थी उसने, इस बार उसकी सीटें कम हो गई हैं। तो जो बीजेपी अपना जिन 16 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही है उत्तर प्रदेश में, उनमें वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। उत्तर प्रदेश में लोक विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया और तमाम मुद्दे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी बेहतर कर सकती है। वहां उसको राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया रहेगा, उसका उद्घाटन होगा, उसके मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। काशी का कायाकल्प हुआ है, वहां मिर्जापुर में विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अलग बन रहा है, विकास के काम कई जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं जो उस समय तक शुरू हो जाने हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पर एक ऐसा ध्रुवीकरण वहां हो सकता है और अपोजिशन के एक होने की संभावना वहां नहीं है। सपा बसपा फिर साथ आते नहीं दिख रहे हैं, बसपा लगातार बीजेपी की मदद कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपनी सीटें कुछ सुधार सकती है या फिर जितनी सीटें जीती हुई है उतनी बचा सकती है। लेकिन अभी बचाने की नहीं, अभी ये बात हो रही है कि जो 16 सीटें दूसरे नंबर पर रही है वो जीत सकती है या नहीं। तो उत्तर प्रदेश भी, बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए संभावना है। केरल और आंध्र प्रदेश में जितनी संभावना नहीं है, वहां संभावना कम है। उसके मुकाबले बंगाल में और उत्तर प्रदेश में अच्छी संभावना है। बीजेपी की हारी हुई 144 सीटों में से 80 सीटें इन 4 राज्यों में थी। उसके अलावा जो राज्य हैं जहां बीजेपी हारी है, उसमें 2 बड़े राज्य हैं, उड़ीसा और तेलंगाना। उड़ीसा में भी बीजेपी 13 सीटें हारी थी पिछली बार और तेलंगाना में भी 13 सीटें हारी थी। तो उड़ीसा में एक तरह का विंडफॉल गेन हुआ था बीजेपी को। उसने 2 से सीधे बढ़ के उसके 8 सीटें जीत गई थी 2019 में। इस बार उन 8 सीटों को बचाना और
जो 13 सीटें वो हारी है उसमें से जीतना उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल टास्क होगा, बहुत कठिन होगा। और तेलंगाना में भी बहुत कठिन काम है बीजेपी के सामने। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी ने तैयारी पहले शुरू कर दी है और वहां ध्रुवीकरण और विभाजन की संभावना है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने की और टीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव को जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के साथ जोड़ा, तो उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकती है। तो बीजेपी को तेलंगाना में थोड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि वो 4 सीटें वहां ऑलरेडी जीती हुई है, लेकिन 13 हारी हुई सीटों में से कुछ एक आध सीटों का फायदा हो सकता है। 50% के चांसेस वहां भी कम है और उड़ीसा में भी कम है। बाकी तमिलनाडु में 5 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी और 5 हार गई थी। इस बार भी वो, पिछली बार भी अन्ना डीएमके के साथ उसका अलायंस था, इस बार भी अन्ना डीएमके से अलायंस होगा। और स्थितियां कोई ऐसी बदलती तमिलनाडु में भी नहीं दिख रही है जहां बीजेपी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसके अलावा छोटे छोटे राज्य हैं जहां जैसे छोटी मतलब राज्य बड़े हैं लेकिन छोटी कम संख्या में सीटें बीजेपी हारी है। ऐसे महाराष्ट्र में वो 25 लड़ी थी और सिर्फ 2 ही सीट हारी थी। झारखंड में 13 पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 2 सीट हारी थी। मध्य प्रदेश में वो 29 सीटों पर लड़के 1 सीट हारी थी। छत्तीसगढ़ में 11 पर लड़के सिर्फ 2 सीट हारी थी। पंजाब में उसने 3 ही सीटें लड़ी थी और वो 1 सीट हारी थी, 2 जीत गई थी। तो ये छोटे छोटे राज्य हैं। इस तरह से ये कुल ऐसे राज्य हैं जिसमें 4 बड़े राज्य हैं जहां 80 सीटें हैं। उसके अलावा 2 राज्य हैं तेलंगाना और उड़ीसा जहां 26 सीटें हैं। तो ये इन राज्यों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा टारगेट करना है और इनमें से ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी अपना जो लक्ष्य तय कर रही है उसको जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी की तस्वीर, अभी के हिसाब से, अभी के जो हालात हैं उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। अब इस मिशन 350 के कुल 3 पहलू हैं। जैसे पहला पहलू ये हुआ कि 144 जो हारी हुई सीटें थी उसमें से 50% बीजेपी को जीतना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके मिशन 350 की। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जीती हुई सीटें जो 303 है उसमें से अधिकतम सीट कैसे बचाएंगे। और तीसरा पहलू है कि जो सहयोगी जहां साथ छोड़ करके चले गए हैं बीजेपी के, उन राज्यों में बीजेपी को अब ज्यादा सीटें लड़नी है, पहले से ज्यादा सीटें लड़नी है। सहयोगियों की वजह से उसने सीटें छोड़ी हुई थी, अब सहयोगी नहीं होंगे तो उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी लड़ने की। उनमें से वो सीटें कैसे जीतेगी, वहां से कितनी सीटें वो बढ़ा सकती है। तो जो 3 बड़े सहयोगी इस दौरान पिछले 5 साल में या 2019 के चुनाव के बाद छोड़ करके गए हैं बीजेपी को, वो महाराष्ट्र में शिवसेना है, पंजाब में अकाली दल है और बिहार में जनता दल यू है। इन 3 राज्यों में 60 सीटें थी जो जिन पर बीजेपी नहीं लड़ी थी। तो इन 60 सीटों पर बीजेपी कैसे चुनाव, अब कितनी सीटें लड़ेगी उनमें से। महाराष्ट्र में 25 सिर्फ बीजेपी 25 सीट लड़ी थी, उसने 23 सीटें वहां छोड़ी थी। बिहार में वो 17 सीटों पर लड़ी थी, उसने 23 सीटें वहां छोड़ी थी और 10 सीटें उसने पंजाब में अकाली दल के लिए छोड़ी थी। कुल 56 सीटें थी ये। तो इन 56 सीटों में से वो कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अब महाराष्ट्र में कोई बड़ा सहयोगी अगर बीजेपी को नहीं मिलता है, अगर एकनाथ शिंदे का गुट है वो भी बहुत बड़ा गुट नहीं है, उसको उतनी सीटें नहीं छोड़नी होंगी जितनी शिवसेना के लिए छोड़नी होती थी। तो इसका मतलब है कि अगर बीजेपी उसके लिए 10 सीटें छोड़ती हैं, ये कयास है, ये एक आकलन, एक अंदाजा है, तो वो 35 से 38 सीटें बीजेपी अभी लड़ेगी महाराष्ट्र में, जहां वो 25 सीट लड़ी थी। बिहार में जो पुराना रिकॉर्ड है, 14 में जब जेडीयू साथ में नहीं थी तो 30 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी, जेडीयू साथ थी तो 17 सीट पर लड़ी थी। तो अगर बिहार में 30 सीटों पर लड़ती है तो इसका मतलब है कि वो 13 अतिरिक्त सीटें लड़ेंगी। तो कोई 15 अतिरिक्त सीटें उसको, 13 से 15 अतिरिक्त सीटें महाराष्ट्र में लड़नी है, 13 बिहार में लड़नी है और 10 पंजाब में लड़नी है। तो ये कोई 40 के करीब जो सीटें हैं उसकी, उन 35-40 सीटों पर बीजेपी कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगी अपना। अब बीजेपी के पास जो सहयोगी हैं बिहार में, वो सहयोगियों के दम पर बीजेपी को वोट का कोई बहुत फायदा नहीं होगा। जेडीयू के साथ लड़के बीजेपी लड़ी जब, तो एनडीए को लगभग सारी सीटें मिल गई, 40 में से 39 सीट मिल गई। और जब बीजेपी बिना जेडीयू के लड़ी थी 2014 में, तो बीजेपी ने जरूर 22 सीटें उस समय जीती थी और एनडीए 32 सीट जीता था, लेकिन तब जेडीयू ने अलग चुनाव लड़ा था, उसको 16% वोट मिले थे। इस बार जब जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी साथ रहेगी, तो नई सीटें जीतने की तो संभावना बहुत कम है। जो 17 सीटें बीजेपी जीती हुई है उसमें नुकसान का आकलन करना होगा बीजेपी को, उसमें वो कितना नुकसान करेगी। यही स्थिति पंजाब में है। पंजाब में बिना अकाली दल के बीजेपी लड़ेगी तो उसकी स्थिति पहले से कोई बहुत अच्छी या अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो वहां उसकी राजनीति बीजेपी की हमेशा अकाली दल के साथ रही है
और वहां ऑलरेडी 3 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की लड़ाई होगी और उसमें बीजेपी को कोई ताकत वहां पंजाब में बनेगी, इसकी संभावना कम है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ थी तो 25 सीट लड़ी थी। अब शिवसेना की एकनाथ शिंदे गुट के साथ होगी तो वो ज्यादा सीटें लड़ेगी, 10 सीट और ज्यादा लड़ सकती है, वो 35 सीट लड़ेगी। लेकिन उसका परफॉर्मेंस क्या बेहतर हो पाएगा? वहां शिवसेना की जैसी हैसियत है वैसी हैसियत एकनाथ शिंदे की नहीं है और शिवसेना अलग चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का तालमेल होगा एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तीनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया है और सरकार जाने के बाद, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उद्धव ठाकरे इस बैठक में, महाविकास अघाड़ी की बैठक में शामिल हुए थे और तीनों पार्टियों ने तय किया कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ लड़ेंगे। अगर ये तीनों पार्टियां लोकसभा का चुनाव साथ लड़ती हैं तो बीजेपी के लिए अपनी जो जीती हुई अभी 23 सीटें हैं वो बचाना पहली चिंता होगी, उसकी पहली प्राथमिकता होगी। नई सीटें जीतने की वहां नहीं सोच सकती है बीजेपी, अपनी जीती हुई सीटें बचाने की उसकी चिंता होनी चाहिए वहां। तो ये जो अभी स्थिति है कि वो बीजेपी अपने 144 में से जो 50% यानी 70 सीटें जीतने का लक्ष्य है वो भी बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, उसकी भी संभावना अभी उसमें से 30% सीट भी बीजेपी जीतने की सोचे तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जीती हुई सीटें ऐसे राज्यों में जहां उसके सहयोगी थे और वहां उन सहयोगियों वाले राज्य में बीजेपी ने जो परफॉर्म किया था, पंजाब में, महाराष्ट्र में या बिहार में, उस परफॉर्मेंस को दोहराना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इन राज्यों में बीजेपी को बहुत अच्छी खासी संख्या में सीटें मिली थी, 2 राज्यों में ही 40 सीटें मिली थी, महाराष्ट्र और बिहार में, वो अपने सहयोगियों के दम पर मिली थी। तो वहां भी उसका परफॉर्मेंस उस तरह का होगा 2019 जैसा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। अब तीसरा पहलू है इसका कि जो जीती हुई 303 सीटें हैं उनको कैसे बचाएंगे। जो बीजेपी की जीती हुई 303 सीटें हैं उनको डेंट करने के लिए ही नीतीश कुमार आजकल घूम रहे हैं और सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिल करके वो तालमेल कर रहे हैं। अगर ये पार्टियां साथ में आ जाती हैं तो बीजेपी के लिए, बीजेपी की राह और मुश्किल हो जाएगी। अब इन राज्यों को अगर देखें, जैसे बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में 172 सीटें हैं और इन 172 सीटों में से बीजेपी ने 93 सीटें जीती हुई हैं, यानी आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। अगर इन राज्यों में ही नीतीश कुमार का दांव चल जाता है, बिहार में वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को साथ लेके लड़ते हैं, झारखंड में जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में वो तृणमूल कांग्रेस के पीछे सारी अपोजिशन पार्टीज को खड़ा करते हैं, या कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का तालमेल करा देते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिल करके लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए ये अपनी जीती हुई 93 सीटें बचाने की बड़ी भारी चुनौती होगी उसके सामने। तो ये जो तीनों पहलू हैं, इन तीनों पहलुओं से विचार करते हैं, बीजेपी की हारी हुई 144 सीटों के पहलू से, उसकी जीती हुई 303 सीटों के पहलू से, या जो उसकी सहयोगी पार्टियां जिन राज्यों में उसका साथ छोड़ के गई हैं उन राज्यों में सीटों के नजरिए से देखें तो अभी मिशन 350 का लक्ष्य उसका बहुत मुश्किल दिख रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। लेकिन बीजेपी अभी से बहुत बारीक स्तर पर तैयारी कर रही है, इसलिए अभी उस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी सीटों की संख्या का जो अभी जो आकलन है, जो राज्यों की स्थिति है, जो गठबंधन की स्थिति है, उसमें मिशन 350 बहुत मुश्किल दिख रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।